हेलो दोस्तों, थोड़ा सा पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग को अल-हेमन स्टार सिस्टम के बारे में मालूम हो चुका था। जिस जगह तक जाने का पोर्टल यहाँ डीप टाइडल अबिस के गहराई में था। वैसे तो नॉर्मल कल्टीवेटर्स वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी कल्टीवेशन कम होती है, लेकिन खुशकिस्मती से वांगलिंग के पास हेवन डिफाइंड बीट था जिसका इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ अल-हेमन स्टार सिस्टम जा सकता था। वांगलिंग वहाँ पर जाने से पहले कुछ अधूरे काम पूरे करना चाहता था, जहाँ पर आप देखते हैं कि वो अपने मस्कीटो बीस्ट को हासिल करने के बाद बाहर की तरफ आ जाता है। सबसे पहले वो अपने सेलेस्टियल एम्परर किलिन के वर्चुअल मेंशन के अंदर जाके वहाँ पर मौजूद टेलीपोर्टेशन आरे को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि ब्लड एंसेस्टर यहाँ ना आ सके। इसके बाद वो अपने वादे को पूरा करने के लिए शीज़ाओ को जान से मार डालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आल्सेयर और उसके साथी भी डीमोस्फेरिक लाइन के अंदर आ चुके थे, जहाँ वो ग्रीड से गोल्डन टोकन के बारे में सवाल करते हैं और वो बताता है कि वो टोकन तो वांगलिंग ले गया। ये जानने के बाद वो सबके सब वांगलिंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगलिंग डीप टाइडल अबिस की गहराई की तरफ बढ़ते हुए नीचे बीच फूट डालते हुए अल-हेमन स्टार सिस्टम पहुंच गया। पीछे की तरफ ये सब जानते हैं कि हम अकेले तो अल-हेमन स्टार सिस्टम नहीं जा सकते, हमारी कल्टीवेशन कम है, लेकिन अगर हम सब अपनी पावर्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करें तो हम एक बंदे को वहाँ पर भेज सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने ग्रीड का इस्तेमाल करना चाहा और वो दोबारा इनके साथ गद्दारी ना करे, इसलिए इन सब ने उसकी बॉडी पर रिस्ट्रिक्शन सील्स भी लगा दिए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ अल-हेमन स्टार सिस्टम से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 4 कल्टीवेटर कुछ पॉइजनस इंसेक्ट से बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उन सबके लीडर एक लड़की थी जिसका नाम मिस रान युई था और साथ ही साथ एक लड़का भी था जिसका नाम सन सुशान था। ब्रदर सुशान यहाँ पर मिस युई से कहता है कि मैंने कहा था ना कि उस क्रिम्सन ब्लेड स्टोन को हाथ मत लगाना। अब ये पॉइजनस इंसेक्ट्स हमारे पीछे लग चुके हैं, जब तक क्लैन की रीइंफोर्समेंट आएगी तब तक कहीं ये हमें जान से ना मार डाले। मिस रान युई उसकी बातें तो सुन रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ वो पॉइजनस इंसेक्ट इनके काफी करीब आ चुके थे, इसलिए सुशान वहाँ पर एक फॉर्मेशन शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई भी टेक्निक इन पॉइजनस इंसेक्ट पर काम नहीं कर रही थी। ये लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर आ गया, जो कि अपनी एंशिएंट थंडर की पावर को स्टार कंपास के साथ कंबाइन करते हुए यहाँ हवा में फ्लोट तो कर रहा था, लेकिन वो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो सोच रहा था कि अगर मुझे डोंगलिंग स्टार तक जाना है तो उससे पहले मुझे इस रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। वांगलिंग अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर उन 4 कल्टीवेटर्स पर पड़ गई जिनके पीछे पॉइजनस इंसेक्ट पड़े हुए थे और वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। खुद को और अपने साथियों को मरने से बचाने के लिए हम देखते हैं कि मिस रान युई फौरन से अपने थंडर सीलिंग ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर लेती है। साथ ही वो अपने दोस्तों को बता रही थी कि ये नेदर स्मोक इंसेक्ट्स है, अगर हम लोगों ने क्रिम्सन ब्लेड स्टोन को यहाँ से फेंक भी दिया तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें हराने के लिए थंडर की पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ थंडर टेक्निक्स से इन इंसेक्ट्स को डर लगता था, बाकी टेक्निक्स तो इन पर असर ही नहीं करते थे, इसलिए हम देखते हैं कि बाकी के 3 कल्टीवेटर ने मिस रान युई को अपनी पावर्स देने लगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने थंडर सीलिंग ब्रेसलेट को एक्टिव रख सके और तब तक शायद इनकी क्लैन की रीइंफोर्समेंट यहाँ पर पहुंच जाए। पर ऐसा होने में कई दिन लग सकते थे। यहाँ पर ये लोग जब इसी बारे में सोच रहे थे तभी अचानक इन लोगों के पास से वांगलिंग गुजरा, जिसके एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि इतनी खतरनाक लाइटनिंग टेक्निक ये तो कमाल की है। इसलिए मिस रान युई फौरन से वांगलिंग को आवाज देते हुए कहती है कि प्लीज रुक जाइए, हम लोग रान फैमिली के मेंबर्स हैं, प्लीज सीनियर हमें बचा लीजिए। अगर आपने हमें बचा लिया तो हमारा रान युन स्टार आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहेगा। ऑफ कोर्स वांगलिंग यहाँ पर नया है तो उसे रान युन स्टार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और वो इस बारे में सवाल करता है, जिस पर मिस रान युई जवाब देते हुए कहती है कि रान युन स्टार यहाँ से 7 दिन की दूरी पर है, अगर आपने हमें यहाँ से बचा लिया तो मैं खुद आपको वहाँ पर ले जाऊंगी। तो सुनकर वांगलिंग अपनी 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल थंडर अटैक उन पॉइजनस इंसेक्ट की तरफ चल देता है, जिससे कई सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स मारे गए और बाकी के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वांगलिंग ने यहाँ पर इन 4 जूनियर्स को बचा लिया था, जिन्हें देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि ये चारों के चारों सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन फिर भी ये चारों के चारों इतने सारे डर गए थे, ये खुद के इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए, जिससे यही साबित होता है कि ये मम्मी डैडी बच्चे हैं जिन्होंने पिल्स और ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन की है। इन्होंने कभी बाहरी दुनिया के खतरों से नहीं निपटा। यहाँ पर मिस रान युई खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि मैं रान फैमिली की 9th जनरेशन की जूनियर हूँ, मेरा नाम है रान युई। सीनियर आपको देखकर ऐसा लगता है कि शायद आप थंडर इमोर्टल रेल्म के मैसेंजर हो, जिस पर वांगलिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। रान युई और उसके साथियों ने ये बात मान ली कि ये यकीनन थंडर इमोर्टल रेल्म का ही मैसेंजर है, जिनकी रेपुटेशन अल-हेमन स्टार सिस्टम में काफी खतरनाक है, इसलिए सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मिस रान युई आगे बताती है कि हम सब लोग रान युन स्टार से हैं, जहाँ पर 3 फैमिलीज है, रान फैमिली, सन फैमिली और साउ फैमिली। सीनियर अगर आप रान युन स्टार जा रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें, हम आपको रास्ता दिखाते हैं। ये सुनने के बाद वांगलिंग ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया था। जहाँ रास्ते में वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि थंडर इमोर्टल रेल्म का मैसेंजर, लगता है कि इस टाइटल की यहाँ पर काफी इज्जत है। साथ ही वांगलिंग यहाँ पर सुशान से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या रान युन स्टार के आसपास कोई दूसरी कल्टीवेशन स्टार भी है, जिस पर सुशान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, रान युन स्टार असल में 1000 इल्यूशन स्टार के अंडर आता है, जो कि नॉर्थर्न रीजन के 5 ग्रेट स्टार्स में से एक है। 1000 इल्यूशन स्टार के नीचे कई दर्जन और छोटे-छोटे कल्टीवेशन स्टार्स आते हैं, जिनमें से एक रान युन
स्टार भी है। वांगलिंग यहाँ थाउजेंड इल्यूशन स्टार का नाम सुनकर उसी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वांगलिंग ने थाउजेंड इल्यूशन के बारे में पहले भी कहीं पर सुना है। अभी वांगलिंग ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक मिस रानयूई वांगलिंग से कहती है कि आपने हमारी जान बचाई सीनियर, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सीनियर, अभी तक हमें आपके नाम के बारे में मालूम नहीं हुआ कि आखिर आप है कौन। तो सुनकर वांगलिंग अपने एक नकली नाम ज़ूमू कहकर बताता है। ये सुनकर वो लड़की अपने मन में सोचने लगी कि ज़ूमू कहीं ये आदमी ज़ू क्लैन से तो नहीं, क्योंकि डोंगलिंग स्टार की सबसे पावरफुल कल्टिवेशन फैमिली है। इसलिए मिस रानयूई वांगलिंग से सवाल करते पूछ रही थी कि आखिर आप किस क्लैन से हो। लेकिन वांगलिंग ऑफ कोर्स अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा होने की एक्टिंग करता है, जिस पर रानयूई और उसके साथी घबरा गए। वो माफिया मांगते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें इतने सवाल नहीं करने चाहिए थे। दूसरी तरफ वांगलिंग ये सुनकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम लोगों ने डोंगलिंग स्टार के बारे में सुना है। सुशिन शोक होते हुए कह रहा था कि वो लेजेंडरी स्लॉटर स्टार जिन्हें उनके खून खराबे के लिए जाना जाता है। मिस रानयूई बताती है कि हम लोगों ने डोंगलिंग स्टार के बारे में थोड़ा बहुत सुना है कि वो अलहैमन स्टार सिस्टम के ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तलाश करना काफी जरा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो स्टार बहुत ही जरा अजीब है, क्योंकि खुद ब खुद रिवील होता है और खुद ब खुद ही गायब हो जाता है। इवन कि डोंगलिंग स्टार के नाम से अलहैमन स्टार सिस्टम में लोग काम चाहते हैं। ये लोग तो उसे डेथ स्टार भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो जगह लोगों के लिए मौत है। ये सब सुनने के बाद वांगलिंग उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे आगे रास्ता दिखाओ। तो सुनने के बाद ये लोग एक बार फिर से वांगलिंग को रानियन स्टार की तरफ लेकर जाने शुरू हो गए। रास्ते में रानी अपने मन में कह रही थी कि आदमी कोई जरा ही ताकतवर है, मुझे अपनी फैमिली को इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। इसी तरह करते हुए आखिरकार 6 दिन के सफर के बाद ये लोग रानियन स्टार पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस रानयूई कहती है सीनियर, हम आपको रानियन स्टार ले आए, अब हमें यहाँ से अपनी क्लैन वापस जाना होगा ताकि हम उन्हें अपने बारे में रिपोर्ट कर सके। आगे आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। जो सुनने के बाद वांगलिंग यहाँ से अलग हो गया, जहाँ वो रानियन स्टार के अंदर की तरफ जाते हुए अपने मन में कह रहा था कि फिलहाल डोंगलिंग स्टार जाने के लिए मेरी कल्टिवेशन इनफ नहीं है। अगर मैं इस कल्टिवेशन के साथ उस खतरनाक प्लेनेट पे गया तो हो सकता है कि मैं मारा जाऊं। बेशक वांगलिंग मिस लीमुआन को बचाने के लिए डोंगलिंग स्टार जाना चाहता है ताकि वहाँ पर मुझे उस यंग फैमिली के एंसेस्टर से मिलकर वो मिस लीमुआन को जगाने का तरीका जान सके। लेकिन ऐसा करने से पहले वांगलिंग को अपनी कल्टिवेशन लेवल ब्रेक थ्रू करके सेकंड स्टेप कल्टिवेशन में इंटर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांगलिंग रानियन सिटी आ चुका था, और हम देखते हैं कि साथ ही साथ वांगलिंग ने अपने अपीयरेंस को भी चेंज कर लिया था। उसने अपनी बॉडी पर एक कंसीलमेंट सील लगा दी थी ताकि वांगलिंग अपनी ट्रू आइडेंटिटी और कल्टिवेशन को छुपा सके। फिलहाल वांगलिंग खुद को ज़ूमू कहकर पुकार रहा था, और साथ ही साथ उसकी कल्टिवेशन एक और फॉर्मेशन की कल्टिवेटर जितनी हो चुकी थी। वांगलिंग यहाँ पर पूरे रानियन स्टार को स्कैन करता है, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि रान फैमिली के एंसेस्टर का नाम है रान सू फेंग, सन फैमिली के एंसेस्टर का नाम है सन जी, जबकि जाओ फैमिली के एंसेस्टर का नाम है जाओ चुआन। ये तीनों ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर्स थे, यानी कि वांगलिंग इन्हें हरा सकता है। साथ ही साथ वांगलिंग सोच रहा था कि रानियन स्टार में काफी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, जहाँ पर 3 फैमिलीज मौजूद है और ये आपस में पावर के लिए फाइट भी नहीं कर रही। अगर ये अलाइंस स्टार सिस्टम होता तो यहाँ पर अब तक खून की नदियाँ बह चुकी होती, सिर्फ ताकत की लालच में। अगर सारे के सारे नॉर्थन रीजन के स्टार ही इस तरह के अमन पसंद और आपस में अच्छे से रहने वाले हैं, फिर इसी वजह से तो ये लोग इतने ज्यादा महान और प्रॉस्परस बन चुके होंगे। इसके अलावा वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी सारे डेंस है, जिस वजह से मैं आसानी के साथ यहाँ पर छुप सकता हूँ। इवन कि अगर आर्ट सहीर भी यहाँ पर आ जाए और वो अपनी डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल करे, तब भी वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैं तो आप सबके लिए एक मामूली सा कोर फॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर हूँ। यही सब बोलते हुए वांगलिंग सन क्लैन के कल्टिवेशन चैम्बर की तरफ आ जाता है, जिसके अंदर एनर्जी काफी सारा प्योर और डेंस है, जहाँ पर लोग कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर सकते थे। उसी कल्टिवेशन चैम्बर के बाहर एक लड़की भी बैठी हुई थी, जिसका नाम सन लिंग था। वो एक नेंशियन सोल लेवल की कल्टिवेटर थी, जो कि वांगलिंग को देखते उसे बताती है कि अगर तुम्हें ऊपर फ्लोर का रूम चाहिए हुआ, उसके लिए तुम्हें 1000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन पर ईयर देने होंगे। अगर तुम्हें नीचे की मंजिल का लोअर रूम चाहिए हुआ, तो उसके लिए तुम्हें 100 लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन पर ईयर देने होंगे। जिस पर वांगलिंग ने लोअर रूम ले लिया था, और वो इसके लिए लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देता है। इस पर उस लड़की ने भी वांगलिंग को रूम नंबर 5 का टोकन दे दिया। उस लड़की को वांगलिंग काफी कमजोर लग रहा था, और वो अपने मन में वांगलिंग पर हंसते हुए कहती है कि ये लड़का भी खुद को ताकतवर करने के ख्वाब देख रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी अपने रूम नंबर 5 के अंदर आ चुका था, जहाँ पर स्पिरिचुअल स्मोक एक एनर्जी फॉर्म में वांगलिंग की बॉडी के अंदर इंटर हो रही थी, जो कि उसके डिवाइन सोल को नरिश कर रही है। वांगलिंग यहाँ स्पिरिचुअल स्मोक की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि अलहैमन स्टार सिस्टम की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस और प्योर है, बस इसे थोड़े अच्छे से रिफाइन करने की कमी है। साथ ही वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि अलहैमन स्टार सिस्टम के रूल्स काफी ज्यादा चेंज है, क्योंकि यहाँ किसी भी रोग कल्टिवेटर को कल्टिवेशन करने की इजाजत दी जा रही है, जबकि अलाइंस स्टार सिस्टम ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर आपको किसी कल्टिवेशन क्लैन से ज्वाइन होना पड़ता था, तभी आप उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते थे। ये सब सोचते हुए वांगलिंग कहता है कि अगर मुझे अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना है, तो मुझे उसके लिए बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स की जरूरत पड़ेगी। वांगलिंग सोचा था कि इस रानियन स्टार में 3 फैमिली के जो एंसेस्टर है वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं, मैं उन्हें अकेले हरा सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि रानियन स्टार में मौजूद तीनों फैमिलीज आपस में काफी ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, तो मुझे इसलिए ये रास्ता अपनाना
करना नहीं चाहिए। सेलेस्टियल जेड्स को हासिल करने के लिए वांगलिंग कोई दूसरा रास्ता सोचने लगा। जहाँ वांगलिंग के दिमाग में एक प्लान आया, वो अपने कई सारे ट्रेजर्स बाहर निकाल लेता है। वांगलिंग सोच रहा था कि क्यों ना मैं इन ट्रेजर्स को थोड़ा और रिफाइन करके बेच दूं। इसके लिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने सबसे पहले एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर स्पेटियल रिफ्ट की पावर डाल दी, यानी कि वो टेलीपोर्टेशन कर सकती थी। इसकी वजह से दुश्मन कई सौ या फिर 1000 मील दूर भी हो तब भी उस पर हमला किया जा सकता है। वैसे इस तरह की तलवार बनाना काफी जरा डिफिकल्ट काम है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वांगलिंग की तो बात ही अलग है। इसलिए वो इस फ्लाइंग स्वॉर्ड में ये एबिलिटी डालने में कामयाब हो गया। इसके बाद वांगलिंग वहाँ पर मौजूद एक मिरर को उठाते हुए उसके अंदर आर्टिस्टिक कंसेप्शन को इंजेक्ट करने लगा, जो कि टाइम की आर्टिस्टिक कंसेप्शन थी, जो कि वांगलिंग को सुजाकू प्लेनेट में मिली थी। आर्टिस्टिक कंसेप्शन की हमेशा ही लोग कदर करते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच सके। इसके बाद जो सबसे ज्यादा लोग कदर करते हैं वो एक एंशिएंट एरा की ट्रेजर की करते हैं। इसलिए वांगलिंग अपने पास से एक हेयर पिन निकाल लेता है, जो ट्रेजर वैसे तो एंशिएंट एरा का नहीं था, लेकिन वांगलिंग उस पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा जिसकी वजह से ये अच्छे खासे लोगों को बेवकूफ बना दे। समझदार से समझदार कल्टिवेटर भी उसे देखने के बाद यही सोचेगा कि शायद ये एक एंशिएंट एरा का कल्टिवेशन ट्रेजर है। और वैसे भी एंशिएंट सेलेस्टियल ट्रेजर की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए वांगलिंग ये सारे ट्रेजर रिफाइन करने के बाद फौरन खड़े होते हुए बाहर की तरफ आने लगा, जहाँ वांगलिंग उसे लड़के सनलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मैं हाई ग्रेड के ट्रेजर्स को कहां पर बेच सकता हूं। इस पर वो लड़की वांगलिंग को बताती है कि इसमें 100 मील जाने के बाद तुम्हें ट्रेजर कॉन्फ्लुएंस टावर मिलेगा, जो कि सन फैमिली का ट्रेजर हाउस है। वहां पर जाकर तुम ट्रेजर्स को खरीद और बेच सकते हो। ये जानने के बाद वांगलिंग सन फैमिली के उसी ट्रेजर हाउस पर आ जाता है, लेकिन अंदर आने से पहले अचानक वहां पर वांगलिंग का रास्ता किसी ने रोक दिया था, जो कि वांगलिंग से कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ट्रेजर कॉन्फ्लुएंस टावर के कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इस लड़के का नाम सन फेंग था, जो कि एंशिएंट सोल लेवल के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर था। वांगलिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो रूल्स है क्या, जिस पर सन फेंग बताता है कि हमारे टावर के अंदर एंटर करने के लिए 2 कंडीशन है। पहला ये कि एंट्री करने के बाद कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता जब तक वो बंदा टावर के अंदर से कोई चीज खरीद नहीं लेता, और वैसे भी टावर के अंदर सबसे ज्यादा सस्ती से सस्ती चीज भी 1000 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की है। या तो दूसरा रूल ये है कि तुम्हारी कल्टिवेशन एंशिएंट सोल लेवल से ऊपर की होनी चाहिए, तभी तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, वरना तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। तो बताओ कि क्या तुम अभी भी अंदर जाना चाहोगे। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि जब से मैंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद मैंने सिर्फ सेलेस्टियल जेड्स की अपनी कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किया है। वांगलिंग सोच रहा था कि उसके बाद तो मैंने इस तरह की मामूली स्पिरिचुअल स्टोन्स को प्रोड्यूस ही नहीं किया, जबकि सनफेंग को तो लग रहा था कि शायद वांगलिंग काफी जरा गरीब है। इसलिए वो वांगलिंग से कहता है कि अगर तुम अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए बेहतर यह है कि यहाँ से चले जाओ, बिना वजह खुद को बेइज्जत मत करो। ये सुनकर वांगलिंग अपने पास से उसी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जहाँ वांगलिंग कह रहा था कि मैं क्या ट्रेजर्स के बदले ट्रेड कर सकता हूँ। ये सुनकर सनफेंग उसकी तलवार को देखते हुए कहता है इस तलवार की लाइट एनर्जी काफी जरा डिम है, ये तलवार कोई जरा खास नहीं लग रही। बेशक इसके साथ एक डिवाइन एबिलिटी अटैच है, लेकिन फिर भी ये तलवार काफी जरा स्लो लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास ट्रेजर होगा, ये एक लो ग्रेड का स्पिरिचुअल ट्रेजर है। इसलिए वो वांगलिंग से कहने लगा कि ये ट्रेजर भी तुम्हें अंदर लेकर जाने के लिए क्वालीफाई नहीं करता। इस बेकार से कचरे को लेकर यहाँ से चले जाओ, हम इसे तुमसे नहीं खरीदने वाले। वांगलिंग तो जानता है कि इस बेवकूफ को असली ट्रेजर की पहचान नहीं है, इसलिए वांगलिंग कहता है कि इस टावर का सोल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर कहाँ पर है। जिस पर सनफेंग वांगलिंग पर हंसते हुए कहता है कि बेशक हमारा मैनेजर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर है, लेकिन तुम मामूली टेरे कोर फॉर्मेशन लेवल की कल्टिवेटर, आखिर वो तुम जैसे नकारा से क्यों मिलेंगे। तो अब इस कचरे को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए वांगलिंग की तलवार को भी नीचे गिराने वाला था कि तभी अचानक उसका मैनेजर बाहर की तरफ आ गया, जो कि वांगलिंग की तलवार को फौरन से पकड़ते हुए देखने लगा। इस मैनेजर का नाम सन निंग था, जो कि सन फैमिली का एक एल्डर है, और वो समझ गया था कि ये तलवार काफी जरा खास है। इसलिए वो सनफेंग से कहने लगा कि आखिर तुम हमारे मेहमान को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें इस तरह से हमारे गेस्ट की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये सब बोलते हुए मास्टर सन निंग ने वांगलिंग की तलवार को अच्छे से टेस्ट करना शुरू कर दिया था, जहाँ उसे मालूम हो जाता है कि इस तलवार के अंदर तो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है, जिससे मास्टर सन निंग काफी जरा इंप्रेस हो गए, क्योंकि नॉर्मली टेलीपोर्टेशन एबिलिटी इतनी जरा पावरफुल होती है कि उसके प्रेशर की वजह से तलवार टूट जाती है, लेकिन वांगलिंग ने जिस तलवार को डिजाइन किया है टेलीपोर्टेशन डिवाइन एबिलिटी के बावजूद भी ये तलवार ब्रेक नहीं कर रही, जो कि काफी जरा खास बात थी। इसलिए मास्टर सन निंग कहने लगा कि यकीनन ये तुम्हारा फैमिली ट्रेजर होगा जो तुम यहाँ पर बेचने के लिए आ चुके हो। क्या तुम्हारे एल्डर को इस बारे में मालूम है। वांगलिंग कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि इसके बदले मैं 3000 सेलेस्टियल जेड्स लूंगा। इसके लिए तो एल्डर सन निंग फौरन से मान गया। वो 3000 सेलेस्टियल जेड्स निकालते हुए वांगलिंग के सामने पेश कर देता है, जो वांगलिंग ने भी अपने स्टोरेज बैग में रख लिए थे। इसके बाद एल्डर सन निंग वापस से अंदर की तरफ जाने लगा। यहाँ इससे पहले कि वो टावर के अंदर एंटर कर पाता
था तभी अचानक पीछे से वांगलिंग ने यहाँ पर वही डाउ मिरर ट्रेजर निकाल लिया, जिसके अंदर वांगलिंग ने आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अलावा डाउ एसेंस भी डाला हुआ था। और इसे महसूस करती सनी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है? ये तो डाउ एसेंस है। मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर तो पहुंच चुका हूं और असाइनमेंट लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे डाउ एसेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये ट्रेजर मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो गया है। सनी तो यहाँ पर इस ट्रेजर को किसी भी हाल में अपने लिए खरीदना चाहता था, इसलिए वो वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ कि इस ट्रेजर के बदले तुम्हें क्या कीमत चाहिए? इस पर वांगलिंग कहता है 50,000 सेलेस्टियल जेड्स। ये सुनकर तो सनफेंग और एल्डर सनिंग दोनों की पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि ये कीमत बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एल्डर सनिंग अपने मन में कहने लगा कि अगर मैंने 50,000 सेलेस्टियल जेड्स दे दिए तो ये तो ऑलरेडी मेरी बहुत सारी सेविंग खत्म हो जाएगी, और अगर मैंने इस डाउ एसेंस वाले मिरर को नहीं खरीदा तो शायद जिंदगी भर मुझे दोबारा ऐसा मौका कभी ना मिले। यही सब सोचते हुए एल्डर सनिंग आखिरकार इस डील के लिए एग्री हो जाता है और हम देखते हैं कि वो 50,000 सेलेस्टियल जेड्स का स्टोरेज बैग निकालकर वांगलिंग के हवाले कर देता है। उसके बाद एल्डर सनिंग यहाँ सनफेंग के साथ वापस से टावर की तरफ जाने लगा था। पीछे की तरफ वांगलिंग एक स्माइल के साथ यहाँ उस एंशिएंट एरा वाले हेयर पिन ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जिसकी एनर्जी महसूस करके जब एल्डर सनिंग पीछे की तरफ पलटता है तो उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो शौक होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मोटल ट्रेजर जिसके अंदर एंशिएंट एरा की इनहेरिटेंस है, इस तरह के ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। मुझे पूरी जिंदगी में इस तरह का ट्रेजर कभी नहीं मिला। अगर मैंने इस हेयर पिन के ऊपर लगे हुए एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन को किसी तरह ब्रेक कर दिया तो मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये ताकत हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही सब सोचते हुए सनिंग अभी उस हेयर पिन को पकड़ने वाला था, लेकिन वांगलिंग उसे वापस अपने पास रख लेता है। सनिंग ये देखकर वांगलिंग से सवाल करते पूछता है कि बताओ कि आखिर इस ट्रेजर को तुम किस कीमत पर बेचना चाहते हो? इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि सेलेस्टियल ट्रेजर की कीमत 1 लाख सेलेस्टियल जेड्स है। जो सुनकर सनिंग को गुस्सा तो काफी आ रहा था, क्योंकि कोई फॉर्मेशन लेवल का कैलकुलेटर इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है, लेकिन उसके पास इतने सेलेस्टियल जेड्स चाहकर भी नहीं थे। इसलिए वो वांगलिंग से कहता है कि यंग मैन, तुम्हारा ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिसे मुझे माफ करना, लेकिन हमारा ट्रेजर हाउस तुमसे नहीं खरीद सकता। अगर किस्मत हुई तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी। और ये कहते ही सनिंग वापस से अंदर की तरफ जाने लगा, जिस पर वांगलिंग भी पलटकर वहां से जाने लगता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सनिंग यहाँ टेढ़ी आंख से वांगलिंग की तरफ देखते हुए ईवल्स की तरफ मुस्कुरा रहा था। साथ ही दूसरी तरफ वांगलिंग जब टावर से दूर जा रहा था तभी अचानक टावर के ऊपर वाले पोर्शन में हम एक आदमी को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी टावर का शॉपकीपर है। लेकिन अगर आप लोग इसे पहचान लो तो ये है सेट का वही सेंटाई जो कि हमेशा वांगलिंग को परेशान करता रहता था। और तब के टाइम ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर था, लेकिन अब इसकी कल्टिवेशन गिर चुकी है, ये सोल फॉर्मेशन पर आ चुका है। सेंटाई की नजर वांगलिंग पर पड़ जाती है, जिसे देखते हुए अपनी आंखें मलते हुए कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नजर कमजोर हो रही है। अलहेमन स्टार सिस्टम काफी ज्यादा बड़ा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मुलाकात उससे दोबारा हो जाए? यकीनन ये मेरा वहम था। यही सब बोलते हुए सेंटाई वापस से आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी अचानक उसे वांगलिंग की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि सेंटाई। ये आवाज सुनते ही सेंटाई फौरन से खड़ा हो गया। उसके सामने वांगलिंग मौजूद था, जो कि अपनी असली अपीयरेंस में आ जाता है। ये देखकर तो सेंटाई शॉक होते हुए कहता है, तो ये सच में तुम ही हो ज़ेन्यू। इवन कि वांगलिंग यहाँ पर अपने साउंड बैरियर रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशंस भी लगा देता है, जिसे देखकर सेंटाई कहता है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आखिर तुम किस कल्टिवेशन लेवल पर पहुंच गए? वांगलिंग कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सेंटाई खुद ही गैस करते हुए कहता है, तुम एसेंडेंट लेवल में पहुंच गए। ये बोलते ही सेंटाई सदमे से पीछे की तरफ गिरने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, वो पास की बातों को याद करता है। जब वांगलिंग सेंटाई के सामने काफी कमजोर हुआ करता था, वो याद करते हुए कहता है कि तब तुम सोल फॉर्मेशन के एक जूनियर थे, जिसके साथ मैं जैसा चाहता वैसा खेल सकता था। लेकिन अब देखो, तुम एक एसेंडेंट लेवल की कल्टिवेटर बन चुके हो, और मैं जो कि कॉर्पसीन सेट का ग्रेट एल्डर था, लेकिन अब देखो एक मामूली सा कचरा बनकर रह चुका। इसमें भी कितनी सारा अजीब चीज है। वांगलिंग दूसरी तरफ यहाँ सेंटाई से कहता है कि जायंट डीमन एंसेस्टर, उसने अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सेंटाई को टेलीपोर्ट करके कहीं दूर स्पेस में भेज दिया था। वो यहाँ पर सेंटाई से कहता है कि जायंट डीमन ट्रोल एंसेस्टर वो तो सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर था, आखिर वो तुम्हें अलहेमन स्टार सिस्टम कैसे पहुंचा सकता है? इस पर सेंटाई जवाब देते हुए कहता है कि इसी सवाल का जवाब तो मैं भी पिछले कई सौ सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन पास में उसकी डिवाइन एबिलिटी की वजह से मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर पहुंच चुका था। जब मैं अलहेमन स्टार सिस्टम पहुंचा तो मुझे लू फैमिली ने अपना बंदी बना लिया। 100 साल तक मैं उनका गुलाम बनकर रहा, जिससे मेरी कल्टिवेशन पूरी तरीके से बेकार हो गई। लू फैमिली तो डोंगलिंग स्टार पर रहती थी, इसलिए वांगलिंग यहाँ पर सेंटाई से सवाल करते पूछता है कि क्या डोंगलिंग स्टार में यंग फैमिली भी थी? जिस पर सेंटाई जवाब देते हुए कहता है कि डोंगलिंग स्टार में मेरी इज्जत किसी कचरे के बराबर थी। लू फैमिली वाले मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। मेरे हिसाब से वहाँ पर कोई यंग फैमिली नहीं थी, या फिर शायद हो, लेकिन मुझे इस बारे में कभी भी मालूम नहीं हुआ। वैसे भी वो इस बुढ़ाऊ को अपने राज क्यों बताने लगे? जो बोलते हुए यहाँ सेंटाई ग्रीन टी की पत्तियां निकालते हुए वांगलिंग को चाय बनाकर पिलाते हुए कहता है कि अलायंस स्टार सिस्टम से मैं ये लास्ट चाय की पत्ती अपने साथ ले आया था। तब से लेकर अब तक मैंने इसे नहीं पिया, खत्म होने के डर से। लेकिन आज इतने अरसे बाद पुराने दोस्त से
मुलाकात हुई है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक कप चाय पी ले। तो सुनकर वांगलिंग भी सेंटाई के साथ चाय पीने के लिए एग्री हो गया था। दूसरी तरफ सेंटाई वांगलिंग से कहता है कि मैंने देखा कि तुमने खुद ट्रेजर्स डिफाइन किए थे ताकि तुम उन्हें सेलेस्टियल जेड्स के बदले ट्रेड कर सको, जिससे ये बात साबित होती है कि तुम अल-हैमन स्टार सिस्टम में अभी हाल ही हाल पहुंचे हो। इसलिए सेंटाई ने वांगलिंग को यहाँ के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि अल-हैमन स्टार सिस्टम अल-अलाइन स्टार सिस्टम की बिल्कुल सिमिलर जैसा ही है। ये दोनों ही जगह एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म के शैटर होने से बनी थी। जैसा कि तुम जानते हो कि एंशिएंट सेलेस्टियल रेल्म शैटर होने के बाद 4 ग्रेट सेलेस्टियल रेल्म में कन्वर्ट हो गया, जिन्हें विंड, रेन, फायर और थंडर सेलेस्टियल रेल्म के नाम से जाना जाता है। रेन सेलेस्टियल रेल्म जो कि अल-अलाइन स्टार सिस्टम में हुआ करता था, उसके बारे में तो तुम ऑलरेडी जानते हो और वो कोलैप्स करके खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ के थंडर सेलेस्टियल रेल्म की बात अलग है, ये अभी भी आखिरी सांस ले रहा है। इसलिए अल-हैमन स्टार सिस्टम के थंडर डिवाइन एबिलिटीज में काफी सारा खतरनाक पावर होती है। पूरे के पूरे अल-हैमन स्टार सिस्टम में सबसे ज्यादा खतरनाक फोर्स यहाँ की थंडर इमोर्टल हाल है। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद वांगलिंग सेंटाई का इसके लिए शुक्रिया अदा करता है, जिस पर सेंटाई मुस्कुराते हुए कहता है कि शुक्रिया की क्या बात, वैसे भी अब मैं एक मामूली सा सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर बनकर रह चुका हूँ, जिसके पास थोड़ी बहुत रिफाइनिंग स्किल है। जिस तरह से सन फैमिली ने अपनी ट्रेजर हाउस टावर का शॉपकीपर मुझे बना दिया। वांगलिंग ये सब सुनते हुए सेंटाई की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा कम रह चुकी है, क्योंकि यहाँ सेंटाई की बॉडी से डेथ एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिस पर सेंटाई निराशा के साथ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी ये फील कर सकता हूँ। लगता है कि मेरे पास सिर्फ 20 साल बचे हैं। लगता है कि मेरी मौत जल्दी मेरे पास आने वाली है। ये सुनकर वांगलिंग खड़ा होते हुए कहता है कि अगर 20 साल बाद मैं रनयून स्टार में हुआ तो मैं तुम्हें आखिरी अलविदा कहने जरूर आऊंगा। ये सीन थोड़ा इमोशनल था। कभी ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब इस पूरी दुनिया में सेंटाई के लिए इकलौता वांगलिंग ही है जिसको वो जानता पहचानता है। सेंटाई यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि वांगलिंग, चूंकि अब तुम एसाइलेंट लेवल में पहुंच चुके हो, तो इसलिए हर एक कल्टीवेशन लेवल के लिए अब तुम्हें काफी सारे सेलेस्टियल जेड्स की जरूरत पड़ेगी। मानो जैसे कि एक समंदर जितने सेलेस्टियल जेड्स अभी जो तुमने सेलेस्टियल जेड्स हासिल किए हैं वो तो बस सिर्फ उसमें एक कतरे के बराबर है। लेकिन साथ ही वांगलिंग, तुमने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी। कोर फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर के पास इतना सारा कीमती ट्रेजर यहाँ के लोगों को देखना पसंद नहीं। सन्निंग वो बहुत बड़ा कमीना है, तुम्हें उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि जल्दी वो तुम्हारे पीछे आएगा। ये सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद वांगलिंग वापस से अपना ज़ूमो वाला रूप बदलकर वहाँ से रवाना हो जाता है, जहाँ वांगलिंग अपने फ्लाइंग सूट पर सफर करते करते रनयून सिटी से बाहर आ चुका था। तभी वांगलिंग के सामने अंधेरे बादल आ जाते हैं, जिसे देखकर वांगलिंग मुस्कुराते हुए कहता है तो इसका मतलब कि मछली जाल में फंस गई। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एल्डर सन्निंग था, जो कि वांगलिंग से कह रहा था कि वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा वरना तुम मारे जाओगे। वांगलिंग के देर करने पर हम देखते हैं कि वो फौरन से एक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला कर चुका। जो कहने पर तो एल्डर सन्निंग खुश होते हुए फौरन से बाहर की तरफ आकर कहता है कि मैंने कर दिखाया, वो मारा क्या, अब उसका वो एंशिएंट सेलेस्टियल ट्रेजर मेरा होगा, साथ ही साथ उसके पास जितने भी सेलेस्टियल जेड्स हैं वो भी मेरे हो जाएंगे। यही बोलते हुए एल्डर सन्निंग यहाँ पर जोर जोर से इवल्स की तरह खुश होते हुए हंस रहा था, मगर तभी अचानक वो देखता है कि उसकी पाम टेक्निक के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए। वांगलिंग को तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो एक बड़े से एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सन्निंग हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज पर तो नहीं लगते। वांगलिंग भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ सन्निंग घबराते हुए वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा, जहाँ वांगलिंग तो काफी आसानी के साथ टेलीपोर्ट करते उसके सामने आ जाता है और वो यहाँ पर सिर्फ 2 उंगलियों की अटैक का इस्तेमाल करते हुए सन्निंग को हिट करके जमीन पर पटक चुका, जिससे सन्निंग खून की उल्टियां करने लगा। लेकिन कैसे तैसे वो खड़ा होते हुए दोबारा से अपनी सन फैमिली की तरफ भागने लगता है। रास्ते में जाते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये आदमी कम से कम भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की मिड स्टेज का कल्टीवेटर होगा। इसे मालूम भी है कि मैं सन फैमिली का मेंबर हूँ, फिर भी इसने मुझ पर इतना सारा डेडली स्ट्राइक किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी उसके पीछे पड़ चुका था। सन्निंग यहाँ पर सोच रहा था कि अब मुझे जल्दी से जल्दी वापस से अपने सन क्लैन पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ पहुंचने के बाद ही मैं अपने एल्डर्स और सीनियर एंसेस्टर के साथ मिलकर इसे जान से मार सकता हूँ। वांगलिंग भी उसे जाने दे रहा था। हम देखते हैं कि सन्निंग भागते भागते अपने सन फैमिली एंसेस्टर मैंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आते ही वो गिरते पड़ते कहता है कि जल्दी से सारे एल्डर्स को खबर कर दो कि एक पावरफुल दुश्मन ने मुझ पर हमला किया है। सबके सब डिसाइपल एक साथ इकट्ठा हो जाओ, हम इस आदमी को यहाँ से वापस जिंदा जाने नहीं देंगे। ये सुनकर सन फैमिली के एल्डर्स और डिसाइपल यहाँ फाइट करने के लिए इकट्ठा होने लगे। बाहर की तरफ वांगलिंग भी पहुंच चुका था, जो कि ये सब देखते हुए कह रहा है कि क्लियरली पहले तुमने मुझसे पंगा लिया और मुझ पर हमला किया, लेकिन देखो अब तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि बुरा आदमी मैं हूँ, तुम तो काफी बड़े कमीने हो। ये कहते वांगलिंग अपनी 2 उंगलियों के एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सन फैमिली के प्रोटेक्टिव बैरियर में एक बड़ा सा सुराख कर देता है। सिर्फ एक ही अटैक में अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को इस तरह से पेनिट्रेट होता हुआ देखकर सन्निंग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ इस प्रोटेक्टिव बैरियर को चकनाचूर करके तो वांगलिंग मुस्कुराने लगा, क्योंकि वांगलिंग अब सन फैमिली के सारे सेलेस्टियल जेड्स ले सकता है। वांगलिंग को इसी बात की खुशी हो रही थी और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।